अब मोदी साहब से दोस्ती कब हुई, कैसे हुई सर? हाँ, देखिए उनका जो रिहाइश जहाँ पर वो रहते थे वो मेरे मकान से 100 गज की दूरी के ऊपर था। ये विधानसभा अध्यक्ष वाली भूमिका आपको कई बार ऐसे नहीं लगती कि मैं क्लास का मास्टर, बहुत सारे बच्चों को संभालना है, इस टाइप का रहता है? अगर कहीं ऐसी स्थिति आती है जो लगता है कि आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, तो उसके अंदर फिर कई बार कड़ा निर्णय भी एक विधानसभा अध्यक्ष के नाते मुझे करने को मजबूर होना पड़ा। सबसे ज़्यादा जो आपके ताव देखे गए हैं वो देखे गए हैं अभय चौटाला साहब पे। तो क्या बाद में लंच टाइम होता होगा आप लोगों का, वो मिलते हैं आपसे, आपको बोलते हैं कुछ? कि वो एक सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं। तो क्या हम ये माने कि बीजेपी की इतनी ज़्यादा खिलाफत थी, इतना ज़्यादा विरोध था, इसलिए खट्टर साहब बदले गए? और क्या उस विरोध को नायब सैनी साहब कम कर पाए हैं? राम राम, नमस्कार। हरियाणा तक देख रहे हैं आप। सोनिया सत्यानीता मेरा नाम है और आज हम आपको अपनी चुनाव यात्रा में मुखातिब कराने वाले हैं ज्ञानचंद गुप्ता साहब से। अब उनकी राजनीति में एंट्री किस तरह से हुई, मोदी साहब से दोस्ती, चुनावी यात्रा और न जाने क्या क्या किस्से कहानी आज आप लोगों तक पहुंचाएंगे हम। सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। अब मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा बचपन में लौटें, ज़रा बताएं आपका बचपन किस तरह का था, पढ़ाई लिखाई और राजनीति में एंट्री तक बता दें। देखिए, मेरा बचपन एक बहुत संघर्षमय रहा। गांव से चल कर के चंडीगढ़ में आए, उस समय आर्थिक स्थिति बहुत कुछ अच्छी नहीं थी। कौन सा गांव सर रहा आपका? मेरा गांव वैसे तो बिल्कुल नज़दीक ही है, डेराबस्सी। तो वहाँ से मुझे याद है कि एक जो 2 बैल वाला गड्ढा होता था, उस गड्ढे के ऊपर बैठ कर के सामान घर का रख करके उस घर के सामान के साथ ही चंडीगढ़ शिफ्ट किया था। और मैं आपको बताऊं कि शायद चंडीगढ़ में जो किराए पर मकान लिया था वो लिया था 12 रुपये महीने के हिसाब से। तो उस यात्रा से चलते चलते, क्योंकि उस समय तो डिपेंडेंट थे पिताजी के ऊपर, तो लेकिन स्कूल की एजुकेशन भी यहीं से हुई, अपने डीएवी हायर सेकेंडरी स्कूल से। और उसके पश्चात मैंने डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में लेकर के 3 साल का शुरू किया। लेकिन लास्ट ईयर के अंदर ऐसी परिस्थिति बनी, आर्थिक परिस्थिति ऐसी बनी कि मुझे लास्ट ईयर में वो अपना डिप्लोमा था वो बीच में छोड़ना पड़ा, क्योंकि परिवार के अंदर कमाने वाले सिर्फ पिताजी थे, घर की स्थिति ठीक नहीं थी, तो इसलिए दुकान शुरू की थी। और उस दुकान के ऊपर पिताजी का साथ देना बहुत ज़्यादा आवश्यक था, इसलिए वो मुझे अपना डिप्लोमा बीच में ही छोड़ करके बिज़नेस में एंटर करना पड़ा। और दुकान किस चीज़ की थी सर? ये हमारी पल्सेस की लेकर के, किराना और पल्सेस को लेकर के ग्रेन मार्केट चंडीगढ़ में थी। लेकिन एक अच्छी बात ये हुई, मैं समझता हूँ अपने आप को सौभाग्यशाली, कि मेरी जो एजुकेशन के दौरान 8वीं कक्षा में मुझे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जाने का अवसर मिला। मेरे एक कज़न ब्रदर थे, वो तृतीय वर्ष शिक्षित थे, वो मुझे शाखा में ले गए। और शाखा में जैसे कबड्डी खिलाते हैं, कबड्डी के शौक में हम शाखा में जाना शुरू हुए। तो फिर वो एक विचारधारा कह लीजिए, एक देश के प्रति अपना कर्तव्य समझ करके उस राष्ट्रीय स्वयंसेवक के कार्य, एक स्वयंसेवक के नाते मुझे कुछ जिम्मेवारियां भी स्वयंसेवक संघ की मिली। और उसके पश्चात 1977 में जब इमरजेंसी हटी, 1975 से 77 तक का इमरजेंसी का काल भी हमने देखा, किस प्रकार से हमारे जो स्वयंसेवक थे उनकी प्रताड़ना की गई, गिरफ्तार किया गया और सभी समाचार पत्रों के ऊपर प्रतिबंध लगा। खाली समाचार पत्र आते थे, ऊपर सिर्फ लिखा होता था पूरा पेज सेंसर्ड सेंसर्ड सेंसर्ड। तो इस प्रकार से समाचार पत्र आते थे। तो वो एक जो आपातकाल था, बहुत भयंकर मैं कहूँगा, जो खबरें मिलती थी। मेरी एक विशेष जिम्मेवारी उन दिनों लगी थी कि जो लोग जेलों के अंदर हैं उनके परिवारों की देखरेख करना, उस दृष्टि से मेरी जिम्मेवारी थी। तो मैंने बाहर रहते हुए भी
उनकी जो जिम्मेदारी मुझे मिली मैंने वो काम किया। 77 में इमरजेंसी हटी, चंडीगढ़ के अंदर मैं था, और चंडीगढ़ के अंदर कृष्ण कांत जी जो उस समय यूथ कांग्रेस के नेता थे, जनता पार्टी बनने के पश्चात उनको चंडीगढ़ से टिकट दिया गया। हमने एक जैसा सब लोगों ने काम किया, इमरजेंसी हटी थी, उनको यहाँ से जिता करके भेजा। लेकिन जीतने के पश्चात कृष्ण कांत जी ने एक मुद्दा खड़ा किया दोहरी सदस्यता का, कि दोहरी सदस्यता नहीं चलेगी, और उसी को लेकर के जो जनता पार्टी थी वो जनता पार्टी टूट गई, और भारतीय जनता पार्टी का निर्माण 6 अप्रैल 1980 को हुआ। तो मैं उस समय एक पार्टी का कार्यकर्ता के नाते मुझे भी चंडीगढ़ प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में एक जिम्मेवारी मिली, और 1980 से लेके आज तक मैं भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। तो ये आरएसएस से बीजेपी की यात्रा आपकी शुरू हो गई। अब मोदी साहब से दोस्ती कब हुई, कैसे हुई सर? देखिए, पहली बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से जो मेरा मिलना हुआ वो था एक तिरंगा यात्रा। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक शुरू की थी। उस यात्रा के जो मैं कहूँगा कि देख रेख करने, सुपरवाइजर करने वाले, या उसके चालक जो जिसको कहते हैं कि वो आदरणीय मोदी जी थे। नरेंद्र मोदी जी जाते हुए भी चंडीगढ़ रुके, और फिर जब वहाँ से यात्रा पर, क्योंकि भयंकर एक वातावरण था, टेररिस्ट यात्रा को अटैक कर रहे थे। यात्रा यहाँ से जब एक दिन फगवाड़ा पहुँची, फगवाड़ा यात्रा के अंदर कुछ टेररिस्टों ने बसों के ऊपर गोलियां चला दी, यात्रा रुक गई। रात को यहाँ लगभग 100 बसेस चंडीगढ़ के अंदर रुकी। हमने उनके भोजन का इंतज़ाम, सुबह नाश्ते का इंतज़ाम, रुकने का इंतज़ाम, ये सारा किया। तो उस यात्रा का संचालन क्योंकि मोदी जी कर रहे थे, तो उस दृष्टि से उस समय पहली बार उनसे भेंट करने का अवसर मिला। उस यात्रा का हमने स्वागत भी किया, लेकिन जब यात्रा से वापस आए, यहाँ बैठ करके उनको बधाई धन्यवाद का कार्यक्रम किया। पहली बार जब उनसे मिलना हुआ। दूसरी बार जब 1997 या 96 की जब आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने यात्रा निकाली थी जो अपने राम मंदिर को लेकर के, जब आडवाणी जी को एक बार पटना में रोक भी लिया गया था, तो वो जब यात्रा यहाँ पर आई तो उसके भी संचालक जो संचालन कर रहे थे, उसकी देखरेख कर रहे थे, वो नरेंद्र मोदी जी कर रहे थे। दूसरी बार उनसे मिलने का अवसर तब मिला। और फिर 1995 के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे 3 राज्यों के प्रभारी बन करके यहाँ चंडीगढ़ आए। उसमें पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, और उसके पश्चात फिर उनको जम्मू एंड कश्मीर का भी, हिमाचल का भी चार्ज दिया गया। तो क्योंकि मैं चंडीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष था, तो उस नाते एक प्रभारी और अध्यक्ष के नाते लगभग हर रोज़ कहीं ना कहीं बातचीत होती थी, मिलना होता था, उनका मार्गदर्शन हमें मिलता था। तो उनके साथ जो 5 साल का समय हमें गुजारने का अवसर मिला, एक बहुत ही मैं कहूँगा कि दिशा देने वाला, एक जीवन के अंदर परिवर्तन करने वाला उनकी कार्यशैली को देख करके। अच्छा, उस समय आप यहाँ चंडीगढ़ के मेयर थे और चंडीगढ़ का मैं अध्यक्ष था। अध्यक्ष थे। और उसके बाद 96 के अंदर नगर निगम के चुनाव आए, मैंने भी वो चुनाव लड़ा और मैं पार्षद बना। और उसके बजाय 1997 के अंदर जो सेकंड टर्म आई, तो उसके अंदर मैं मेयर बना, और उसमें भी मुझे नरेंद्र मोदी जी का भरपूर आशीर्वाद मिला। उसी के कारण मैं जो मेयर था बना। आप मेयर थे और मोदी साहब उसी समय हरियाणा बीजेपी के प्रभारी, और भी कई राज्यों के प्रभारी। तो आपकी मित्रता रही, आप दोनों साथ रहते थे? हाँ, देखिए, उनका जो रिहाइश जहाँ पर वो रहते थे वो मेरे मकान से 100 गज की दूरी के ऊपर था। तो इसलिए लगभग हर रोज़ ही किसी न किसी वजह से, कारण से
आना जाना या मिलना जुलना हो जाता था। अब ऐसा मान ले कि हरियाणवी ये जो इलाका है ये थोड़ा सा जो एक हरियाणवी का जो गढ़ मानते हैं उससे थोड़ा सा बाहर का है, तो कोई बातचीत होती थी ऐसे हरियाणवियत से, हरियाणवी में उनसे? उस समय तो कभी, क्योंकि वो हरियाणा के प्रभारी थे, कई चीज़ों के ऊपर हरियाणा के निर्णय के अंदर भी कई बार वो सलाह मशवरा जरूर कर लेते थे कि आज ये हरियाणा की स्थिति है, हमें इसके अंदर मैं ये करने जा रहा हूँ या क्या करना चाहिए। इस प्रकार की भी कई बार आपस के अंदर चर्चा रहती थी। उस समय गाड़ी आपके पास थी, मोदी साहब के पास नहीं थी? हाँ बिल्कुल, मोदी जी तो कई बार, मेरे पास भी गाड़ी छोटी थी, फिएट थी, और मोदी जी को जब हम कहीं पर भी लेकर के जाते थे, वो तो किसी न किसी की गाड़ी में, उनके पास अपनी गाड़ी कोई स्वतंत्र रूप से नहीं थी, तो कई बार गाड़ी में, कई बार तो मोटरसाइकिल के ऊपर भी बैठ करके वो चल पड़ते थे कि चलो टाइम पर पहुंचना, तो इसलिए गाड़ी नहीं आई तो मोटरसाइकिल पर ही चलो। तो इस प्रकार से एक सादा लेकिन एक डिसिप्लिन्ड जो उनकी कार्यशैली है, एक विशेष तौर पर जो मॉनिटरिंग वो अपने काम की करते हैं, अगर मेरे जिम्मे कोई काम लगाया है तो उसकी मॉनिटरिंग किस प्रकार से करनी है वो सीखने को उनसे मिलता है। और दूसरा, उनका हमेशा ही जोर रहा कि टाइम बाउंड, कोई भी काम करना है टाइम बाउंड करना है, और वो टाइम के ऊपर काम ख़त्म होना चाहिए। उसके लिए चाहे जितना भी हमें परिश्रम करना पड़े, जितने भी संसाधन जुटाने पड़े। मैं एक छोटी सी घटना आपको बताता हूँ। जब प्रदेश अध्यक्ष था मैं, तो हमारे चंडीगढ़ में कोई कार्यालय नहीं था, 96 की बात है ये। तो मोदी जी ने कहा कि हमें अपने कार्यालय के अंदर ही चुनाव लड़ना है, केवल 1 महीना रह गया था, 1.25 महीना। तो हमने कहा सर कैसे हो जाएगा, 1 महीने के अंदर कार्यालय निर्माण करके उसमें कैसे जा सकेंगे? कहते नहीं, करना है। तो उन्होंने 3 लोग थे, 3 हम कार्यकर्ता थे, तीनों कार्यकर्ताओं को अलग अलग काम सौंप दिया। आपने ये करना, आपने ये करना, आपने कलेक्शन करनी है, आपने ये बिल्डिंग निर्माण का काम करना है, आपने स्टेट ऑफिस से परमिशन लेनी है, ये काम सौंप दिया। और उसके पश्चात कहा कि ये 30 तारीख तक काम ख़त्म होना चाहिए, और अगली 6 तारीख को उन्होंने कहा कि यहाँ पर हवन होगा। तो इस प्रकार से उन्होंने एक टाइम बाउंड, डेट बाउंड जब हमारे सामने लक्ष्य रखा, तो हम तो पहली बार तो बड़ा घबराए कि 1 महीने में कैसे इतने कमरे। वो कहने लगे चाहे हमने 2 कमरे बने, 3 कमरे बने, हमने चुनाव अपने कार्यालय से लड़ना है। उससे पहले चुनाव कार्यालय जो था ना, उसे भाजपा कार्यालय मेरे एक शोरूम में था। उन्होंने कहा कि आपके शोरूम से नहीं, अपने वहाँ से कार्यालय। तो हमने वो 30 दिन के अंदर, आप मानेंगे कि रात को 2 बजे उसका जो छत का लेंटर था वो डल रहा था, सुबह 4 बजे जो टॉयलेट्स की सीट्स हैं वो बाथरूम के अंदर वो लगाई जा रही थी। तो लेकिन ये था कि लक्ष्य 30 तारीख तक पूरा करना है। और जो उन्होंने 6 तारीख को हवन कहा था, और साथ में उन्होंने ये भी तय कर दिया कि इस हवन के अंदर कौन आएंगे। हमारे प्रांत प्रचारक थे उस टाइम माननीय विश्वनाथ जी, उन्होंने कहा कि इस दिन माननीय विश्वनाथ जी आएंगे इस हवन के अंदर। तो हमने उस समय ये सीखा कि टास्क कोई भी बड़ा नहीं है, कोई भी मुश्किल नहीं है, संकल्प होना चाहिए उसको पूरा करने के लिए। खट्टर साहब उस समय किस भूमिका में रहे होंगे? खट्टर साहब उस टाइम हरियाणा में थे, हरियाणा के संगठन मंत्री के रूप में वो कार्य करते थे। क्योंकि उस समय भी संगठन मंत्री के नाते उनका भी मिलना होता था, मेरा मिलना तो क्योंकि मैं पंचकूला में ही था इसलिए हर रोज़ होता था। एक और देखिए, यहाँ पंचकूला के अंदर भी, अब उनको जो कार्यालय की बात है, उन्होंने कहा पंचकूला के अंदर कार्यालय अपना लेना है। तो उन्होंने कहा कि 1 सप्ताह के अंदर आप ये देखिए, और उसके लिए धन की व्यवस्था थी कि कोई भी मकान देख करके उसको हम अपना कार्यालय बनाएंगे। आज जो 1086 सेक्टर 2 आज वहाँ समर्पण न्यास ट्रस्ट का जो कार्यालय है, लेकिन वो कार्यालय भी उनकी ही देन है। उनका एक विज़न था कि कोई भी काम करने के लिए, पार्टी को चलाने के लिए कार्यालय बहुत ज़रूरी है। तो उस दृष्टि से जहाँ जहाँ पर भी, और आज तो आप देख रहे हैं कि हर प्रदेश के अंदर
केवल प्रदेश के अंदर नहीं, हर जिले के अंदर, देश के सभी जिलों के अंदर पार्टी के कार्यालय हैं। ये एक उनका विज़न था और मैं क्या समझता हूँ कि उसी के कारण हम आज आगे बढ़ पाए हैं। फिर आपकी आगे की सियासत किस तरह से जारी रहती है सर? कितने चैलेंजेस, कितने स्ट्रगल्स? मैंने जैसा आपको बताया कि 2000 तक मैं चंडीगढ़ में था। जो ही मोदी जी चंडीगढ़ से वापस गए, 2002 में मैंने हरियाणा प्रदेश के अंदर शिफ्ट किया। चंडीगढ़ प्रदेश क्योंकि अलग है, अलग यूनियन टेरिटरी है, हरियाणा अलग से प्रदेश है। तो हरियाणा प्रदेश की राजनीति के अंदर मैंने अपने कार्यकर्ताओं से, संघ के जो हमारे अधिकारी हैं उनसे चर्चा की, क्योंकि मेरा मकान, जो मेरा रिहाइश थी, 1992 से पंचकुला के अंदर ही थी। मैं पंचकुला के अंदर रहता था। तो उसके कारण मेरे को जो सलाह दी गई कि आप पंचकुला में जो हरियाणा की राजनीति में शिफ्ट कर लें। उस टाइम ओम प्रकाश धनखड़ जी अध्यक्ष थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जो आदरणीय वेंकैया नायडू जी थे। मैंने उनसे चर्चा की और 2002 में मैंने हरियाणा में शिफ्ट किया और मुझे जाते ही प्रदेश कोषाध्यक्ष की जिम्मेवारी वहाँ मिली। उसके पश्चात काम करते करते फिर मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष भी रहा और अब उसके बाद 2009 के अंदर मैंने पहला चुनाव यहाँ लड़ा, वो जो मैं जीत नहीं पाया, लेकिन 2014 और 2019 के अंदर पार्टी ने मुझे फिर से टिकट दिया और मैं दोनों बार जीत करके आया। ये विधानसभा अध्यक्ष वाली भूमिका आपको कई बार ऐसे नहीं लगती कि मैं क्लास का मास्टर, बहुत सारे बच्चों को संभालना है, इस टाइप का रहता है? देखिए, मास्टर की भूमिका तो नहीं, लेकिन मुझे इस बात का थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस का फ़ायदा भी मिला। मैं जब मेयर था, चंडीगढ़ में मेयर था, तो ये जो सभी काउंसलर्स, क्योंकि मेयर ही कोई भी मीटिंग कंडक्ट करता है, जो मेयर कंडक्ट करता है वो सारे जो काउंसलर्स हैं उनको रेगुलेट करता है। तो उस दृष्टि से मुझे चंडीगढ़ का 1 साल का एक्सपीरियंस भी था और प्रशासनिक अनुभव भी था। तो मुझे यहाँ कोई ज़्यादा दिक्कत विधानसभा के अंदर नहीं आई किसी भी प्रकार से। जो शुरू से ही एक स्वभाव रहा कि कोशिश यही रहती थी कि एक विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेवारी ये है कि विधानसभा का सदन चलता रहे, अनडिसरप्टेड जो है वो चले और उसके लिए प्रयास किया जाए। अगर कहीं ऐसी स्थिति आती है जो लगता है कि आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, तो उसके अंदर फिर कई बार कड़ा निर्णय भी एक विधानसभा अध्यक्ष के नाते मुझे करने को मजबूर होना पड़ा और वो निर्णय कई बार किए मैंने। इन निर्णयों में हम कहें कि सबसे ज़्यादा जो आपके ताव देखे गए हैं वो देखे गए अभय चौटाला साहब पे। तो क्या बाद में लंच टाइम होता होगा आप लोगों का, वो मिलते हैं आपसे, आपको बोलते हैं कुछ? नहीं, देखिए, मैं एक बात उनकी तारीफ करूंगा कि वो एक सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं। जितना आंकड़े लेकर के वो विधानसभा में आते हैं, जितनी तैयारी के साथ आते हैं, वो उनके पास बहुत रहता है। लेकिन क्योंकि पार्टी के नाते एक ही विधायक हैं, हमें समय की जो अनुपालना है, समय का जो डिवीज़न है, वो पार्टी की संख्या के आधार पर करना पड़ता है। अब एक विधायक को पहले जब वो थे, उनके पास बहुत विधायक होते थे, उसमें से उस समय वो बोल लेते थे, उनका टाइम भी ले लेते थे। लेकिन अब क्योंकि अकेले विधायक हैं, अब 90 विधानसभा, एक विधानसभा में 90 विधायक हैं, तो उनके हिस्से 4-5 मिनट ज़्यादा एक करना आते हैं। तो उसको लेकर के कई बार उनको ये लगता था कि शायद मुझे कम बोलने का अवसर मिल रहा है, इसके लिए थोड़ा सा परेशानी होती थी। लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं तो, वो बहुत कर्टियस मेरे से व्यवहार में भी और आपसी बोलचाल के अंदर भी रहे। तो कोई और ऐसा आप किस्सा आप बताना चाहें जो आपके लिए बड़ा मुश्किल रहा हो? सदन के भीतर आपने कंट्रोल किया हो, खुद पे भी आपको लगा हो कि ये परिस्थिति कंट्रोल से बाहर की है? नहीं, देखिए, विधानसभा के अंदर जब स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हम विधानसभा को एडजर्न कर देते हैं 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए। वो जो एक हाई वो होता है, वो फिर 15 मिनट के बाद फिर थोड़ा सा लो हो जाता है
और फिर एक हमारा कोई पर्पस किसी को पनिश करने का, किसी को दंडित करने का, बाहर निकालने का नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि विधानसभा के जो अध्यक्ष की जिम्मेवारी विधानसभा को चलाना है, ना कि उसको रोकना है। तो उसके लिए प्रयास करना है। फिर उसके बाद आप अपने चैम्बर में लीडर ऑफ द अपोजिशन को बुला करके भी बात कर सकते हैं, अन्य पार्टियों के लोगों से बात करके जो विधानसभा की व्यवस्था ठीक चलती रहे और उसके अंदर जो विधायी कार्य है वो ठीक प्रकार से चलता रहे, ये विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेवारी है। अब आपने इतने वर्ष तक हम ये कहें कि बहुत सारे सूबे के मुखिया देखे होंगे, उनकी सियासत देखी होगी, सबसे बेहतरीन आप किन्हें मानते हैं? देखिए, जहाँ तक प्रदेश के अंदर सुनने के अंदर आया मैंने तो, क्योंकि चौधरी बंसी लाल जी यहाँ चीफ मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उनके एक जो वे ऑफ वर्किंग था वो एक डिसिप्लिन्ड था। जो अधिकारी या जो ऑफिसर्स हैं उनकी बात को टाल नहीं सकते थे। आज के क्या है, कई बार, अब वैसे तो माननीय मनोहर लाल जी ने बहुत सख्ती के साथ अपने कार्यकाल के दौरान निर्णय भी लिए हैं, उनको इम्प्लीमेंट भी कराया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ब्यूरोक्रेसी है उसको कंट्रोल करना वो एक बहुत बड़ा काम है और उसके लिए व्यक्ति को कई बार सख्त होने की भी आवश्यकता रहती है। ये गुण मुझे देखने में मिला बंसी लाल जी के, मैंने सुनने में आया जो मेरे पास, क्योंकि मैंने वो कार्यकाल, मैं उस समय हरियाणा में नहीं था, लेकिन मैं तो जब से आया हूँ उस समय के बाद तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी या आदरणीय मनोहर लाल जी या नायब सिंह सैनी जी, इनका कार्यकाल ही मुझे देखने को मिला है। अच्छा, हुड्डा साहब के कार्यकाल के बारे में क्या कहेंगे सर? देखिए, हुड्डा साहब व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन जो उनका कार्यकाल रहा है, जिस प्रकार से उन पर आरोप लगे हैं, चाहे वो CLU घोटाले को लेकर के, ज़मीनों को लेकर के, सेक्शन 4(6) को हटाने को लेकर के, उससे जो उनकी छवि है उसके ऊपर ज़रूर कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ा है। जिस प्रकार से जो अपने इंडस्ट्रियल प्लॉट्स की अलॉटमेंट को लेकर या अन्य जो कुछ मुद्दे सामने आए हैं, और इसके अलावा भी जो भर्तियों के अंदर कई बार ऐसा देखने को मिला कि एक बार, दो बार, तीन बार लिस्टें बदली जाती थी और मेरिट का आधार ना हो करके वो चॉइस के आधार पर जो भर्तियां होती थी, उसके कारण हुड्डा जी की छवि कहीं ना कहीं धूमिल हुई। अब हम ये कहें कि अब सूबे के मुखिया खट्टर साहब से हटके बनते हैं नायब सैनी साहब, तो क्या हम ये माने कि बीजेपी की इतनी ज़्यादा खिलाफत थी, इतना ज़्यादा विरोध था, इसलिए खट्टर साहब बदले गए, और क्या उस विरोध को नायब सैनी साहब कम कर पाए हैं? देखिए, नायब सिंह सैनी जी को लगभग 3 महीने मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अब किन परिस्थितियों के अंदर राष्ट्रीय नेतृत्व ने निर्णय लिया कि हमें मनोहर लाल जी को उन्होंने बदला, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब से नायब सिंह सैनी जी आए हैं, उनकी व्यवहार, उनका लोगों से मिलना जुलना, यहाँ तक कि रात को 2-2 बजे तक कोई भी जो मिलने वाला, कोई काम लेकर के व्यक्ति आया, चाहे वो अपना कार्यकर्ता है या आम आदमी है, आम आदमी के लिए जब से उन्होंने मुख्यमंत्री हाउस के जो द्वार खोले हैं, उससे लोगों के अंदर एक उनके बारे में एक सिंपलिसिटी, कि बड़ा सिंपल आदमी है, कोई अक्कड़ नहीं है, किसी प्रकार का कोई मन के अंदर वो नहीं है, कार्यकर्ता छोटा हो बड़ा हो सबको वो अपने गले से लगाने का प्रयास करते हैं। इससे जो कार्यकर्ताओं में उत्साह आया है, कार्यकर्ताओं के अंदर एक नया जोश देखने को मिल रहा है। कार्यकर्ताओं के बुला करके उनसे उनके मुद्दे के ऊपर हाथ रख करके जब उनसे बात करते हैं, तो कार्यकर्ता को ये फील कर होता है कि मैं मुख्यमंत्री मेरे साथ चल रहा है, मेरे से बात कर रहा है, मेरी बात पूछ रहा है। तो उसके कारण पूरे प्रदेश के अंदर मेरा ये मानना है कि जहाँ जहाँ जिस पार्टी के कार्यकर्ता दिल से पार्टी के साथ खड़ा है, पार्टी के साथ मिलकर के काम कर रहा है, उसको, पार्टी को आगे बढ़ने से कोई भी आदमी रोक नहीं सकता, कोई भी दुनिया रोक नहीं सकती।
क्योंकि पार्टी का कार्यकर्ता ही चुनाव जिताता है, मेरा ये मानना है, और पार्टी का कार्यकर्ता ही चुनाव हराता है। अगर कार्यकर्ता के मन में उत्साह है तो पार्टी जीत जाती है, अगर कार्यकर्ता निराश है तो पार्टी हार जाती है। अब एक आरोप इस तरह का लगता रहा है बीजेपी पे कि बीजेपी ने इस कार्यकाल के दौरान जाट लीडर्स को खुड्डे लाइन कर दिया है। ओपी धनखड़ साहब का जिक्र करूं, कैप्टन अभिमन्यु का जिक्र करूं, इससे क्या आप इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल नहीं। आप कैसे कह सकते हैं कि जाट को खुड्डे लाइन लगा दिया है? अभी जो प्रेजेंट मंत्रिमंडल है इसके अंदर भी 4 जाट जो हैं वो मंत्रिमंडल के अंदर है। अभी आपने देखा कि सुभाष बराला जी को राज्यसभा के अंदर भेजा गया। अभी आपने देखा कि किरण चौधरी जी को यहाँ से राज्यसभा के अंदर यहाँ से भेजा गया। तो जाट को खुड्डे लगाने लाइन लगाने वाली बात तो मैं समझता हूँ बिल्कुल ही, हमने तो उनको बहुत महत्व दिया है, उचित स्थान दिया है एज पर जो यहाँ की आबादी के अनुसार से। अब दोनों राज्यसभा की सीटें दोनों हमने जाट समुदाय को दी है, तो ये मैं समझता हूँ कि आरोप ठीक नहीं है कि हमने जाट समुदाय को नेग्लेक्ट किया है। अब विधानसभा चुनाव की क्या तैयारियां सर, और ये कहें कि अभी चुनाव की जो डेट्स है वो आगे बढ़ाने के लिए अब हरियाणा के जो बीजेपी के मुखिया हैं उन्होंने पत्र लिखा है, तो क्या हम ये मान लें जिताऊ कैंडिडेट्स की कमी है? वीकेंड सच में ही अब आपको लग रहा है कि उसमें बड़ा डेंट बीजेपी पे पड़ सकता है? क्या कारण आप उसका मानते हैं? देखिए, किसी भी मजबूत लोकतंत्र के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता अपना मतदान करें, ये अति आवश्यक है। अगर कहीं हमें लगता है कि किसी कारण से मतदान कम होने वाला है तो उस कारण के बारे में विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। 3 छुट्टियां, मतलब चौथी छुट्टी अगर एक छुट्टी लेकर के बीच में जिस दिन मतदान है तो 4 छुट्टियां हो जाती हैं। अक्सर ये देखा गया है कि लोग इन छुट्टियों में कहीं ना कहीं पिकनिक पे, कहीं सैर सपाटे पे, कहीं अपने घरों को, कहीं अपने रिश्तेदारों को वो निकल जाते हैं, और उसके कारण जो मतदान है वो प्रभावित होता है। सिर्फ हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है कि मतदान ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसके लिए हमें चिंता करनी चाहिए और उसके लिए कोई कदम उठाए जा सकते हैं। हमने तो ये भी कहा है कि आप डेट आगे करना चाहते हैं आगे कर लें, पहले करना चाहते हैं तो पहले कर दें। उसके अंदर 1 दिन के 2 दिन के अंदर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर ज़्यादा लोग मतदान करते हैं उससे निश्चित तौर पर जो हमारा लोकतंत्र है वो मजबूत होता है, लोगों को मतदान करने का ज़्यादा अवसर मिलता है। अब की बार सर्वेज देखकर या फिर ये कि कैंडिडेट्स की जो आवेदक हैं या जो अभी मौजूदा विधायक हैं उनकी परफॉर्मेंस देख के टिकट दी जाएगी? देखिए, टिकट देते समय बहुत सारी चीज़ों का पार्टी ध्यान करती है। अलग अलग स्तर के ऊपर पार्टी सर्वे करवाती है और बहुत सारे स्थानों से फीडबैक लेती है, और ये सब इकट्ठा करने के पश्चात कौन कैंडिडेट जीत सकता है और जीताऊ में भी किस कैंडिडेट की छवि अच्छी है, किस कैंडिडेट के ऊपर कोई आरोप तो नहीं है किसी भी प्रकार के, ये सारी चीज़ें असेसमेंट करने के बाद जो पार्टी कैंडिडेट तय करती है। निश्चित रूप से एक जो पैमाना है वो जीतने वाला पैमाना तो अवश्य पार्टी के सामने रहता है। अब फिलहाल फाइट हम मान लें बीजेपी और कांग्रेस के हिस्से, इस चुनावी दंगल में हम कहें कि एक गठबंधन और हो गया है जेजेपी और चंद्रशेखर रावण की पार्टी का, उधर गठबंधन है इनेलो और बसपा का, उन्हें कितना मजबूत मानते हैं और आप अपने सामने कौन सी पार्टी को बड़ा मानते हैं कि वो हमें चैलेंज देगी? देखिए, ईमानदारी से कहूँ तो मुख्यतः मुकाबला तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में है, लेकिन ये जो गठजोड़ अक्सर चुनावों के दौरान होते ही हैं, हर पार्टी अपने अपने परमुटेशन कॉम्बिनेशंस असेस करती है, लेकिन मुझे लगता है कि मुख्यतः मुकाबला भाजपा और कांग्रेस में रहेगा, और ये भी मुझे लग रहा है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी।
अब एक और आरोप रहता है बीजेपी पर कि बीजेपी के जो नेता हैं वो बगावत करते नहीं हैं, वो बहुत शांत रहते हैं। जैसे हम अनिल विज साहब का जिक्र कर लें, उन्होंने कहा कि उन्हें मालूम ही नहीं था कि नायब सैनी साहब सीएम बनाए जाएंगे। तो ये बीजेपी के भीतर इसे अच्छी बात माने या इसे बुरी बात माने या क्या माने सर? नहीं, देखिए, बहुत सारे निर्णय राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारा नेशनल लीडरशिप है वो लेती है। बहुत सारे निर्णयों की जानकारी हमें किसी को नहीं होती, और जब निर्णय होता है तो उसमें जैसा मैंने कहा कि स्ट्रेटजी आगे को लेकर के चुनाव की दृष्टि से क्या फ़ायदेमंद है क्या नहीं है, इन सब चीज़ों को लेकर के कोई निर्णय लिया जाता है। तो उसमें जहाँ तक विज साहब की बात है, विज साहब बहुत हमारे वरिष्ठ नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, पूरा जीवन उन्होंने पार्टी के लिए लगाया है, तो विज साहब कभी भी नाराज़ नहीं होते। अब की बार हमने देखा कि अमित शाह साहब हरियाणा आते हैं। नायब सैनी साहब को जब बीजेपी अगर जीतती है अब की बार तो सीएम चेहरा घोषित भी कर जाते हैं। तो क्या ये माने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा अब की बार पीछे रखा जा रहा है, नायब सैनी का चेहरा आगे रखा जा रहा है? ये सब दो परिस्थितियों में देखा गया बीजेपी के हिस्से। एक ये कि जब कॉन्फिडेंस ना हो, दूसरा ये जब मान ले कि परिस्थिति हाथ से निकल गई है, अब अगर हार होती है तो उनके मत्थे मढ़ दिया जाए कि ये सारी गलती उनकी रही। देखिए, कभी भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव की दृष्टि से, चुनाव की जो रणनीति है उसके अंदर सक्रियता से कभी भाग नहीं लिया। हमारा संगठन जो है वो जो हमारे सामूहिक नेतृत्व से हमारा संगठन चलता है। कोई एक भी व्यक्ति जो है, अकेला व्यक्ति कोई निर्णय नहीं करता। अगर अमित शाह जी कोई निर्णय करते हैं, दिशा निर्देश देते हैं, वो अकेले नहीं है, वो सबसे परामर्श करके विचार विमर्श करने के बाद ही देते हैं। तो इसलिए ये कहना कि अमित शाह जी को जिम्मेवारी, तो मैं अमित शाह जी एक सफल जो एक रणनीतिकार, उनको तो चाणक्य भी कहा गया है, तो इसलिए एक अच्छे रणनीतिकार को आगे का कार्य सौंपना मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है। सोच समझ करके राष्ट्रीय नेतृत्व ने फैसला लिया है, और आदरणीय अमित शाह जी के आने के पश्चात यहाँ 2 बार वो आए हैं, निश्चित तौर से हमारा कार्यकर्ता बूस्ट हुआ है, कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह है। अब कोई रैली, कोई है सर इस तरह का आयोजन कि जिसमें मोदी साहब आ सकते हैं, शाह साहब आ सकते हैं? देखिए, इस प्रकार की योजना तो अभी चुनाव की नॉमिनेशन होने के पश्चात कि कौन कौन चुनाव प्रचार में आएंगे, कब कब रैली होगी, ये तो अभी आने वाले समय के अंदर ही तय होगा। इस समय अभी कोई, मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की तुरंत कोई रैली अभी आयोजित होने वाली है। इस बार आप भी चुनाव लड़ते दिखेंगे सर? हाँ, निश्चित तौर पर मैंने निवेदन किया है, पार्टी हाईकमांड निर्देश देगा तो अवश्य चुनाव लड़ूंगा। हर सीनियर लीडर को भी आवेदन करना पड़ता है? मैंने आवेदन नहीं किया, मैंने निवेदन किया है। हाँ। वो तो निवेदन तो हमें किसी भी अगर अपनी इच्छा जाहिर करेंगे वो करना ही पड़ेगा, लेकिन कोई आवेदन पत्रक वो देने की आवश्यकता हमें नहीं लगती। मोदी साहब के बारे में कुछ और चीज़ें आप बताना चाहें? हालांकि बहुत सारे जो मैं सोशल मीडिया पे जो कमेंट्स पढ़ती हूँ उनमें ज़्यादातर लोग ये बोलते हैं कि उनको बड़ा सजने का, संवरने का, नए वस्त्र पहनने का, फोटोग्राफी का बड़ा शौक है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि सजने संवरने का नहीं है। एक जैसा मैंने कहा कि अनुशासित और एक वेल ड्रेस्ड, ये कोई आज मुख्य प्रधानमंत्री बनने के बाद हुआ ऐसा नहीं है। ये तो शुरू से ही, जब वो जहाँ चंडीगढ़ में, हरियाणा में थे, तभी से उनकी ड्रेस को लेकर के वो बड़ा मतलब एक कॉशियस रहते थे। तो लेकिन ये मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है, उनकी जो ये विशेषता है, हमें भी उनसे कुछ सीखने की आवश्यकता है कि वेल ड्रेस्ड रहना, अच्छा दिखना, ये तो हर आदमी चाहता है। कोई वो हर आदमी ये चाहता है कि मैं अच्छा दिखूं, अच्छा लगूं, और एक पर्सनैलिटी जो है वो उससे अपने जो ड्रेस है उससे भी निखर करके सामने आती है। सर, आखिरी सवाल मेरा, बीजेपी से कितनी उम्मीदें आपको और कांग्रेस से कितना डर आपको? हमें किसी भी प्रकार का कोई डर कांग्रेस से नहीं है। मैं तो आपसे ही पूछना चाहूँगा कि कौन सी कांग्रेस की बात कर रहे हो?
कौन सी कांग्रेस? हुड्डा कांग्रेस या शैलजा कांग्रेस या सुरजेवाला कांग्रेस या अजय सिंह यादव कांग्रेस? कौन सी कांग्रेस की बात कर रहे हैं? हमारी पार्टी एक संगठित पार्टी के रूप में चुनाव में जाने के लिए तैयार है और तीसरी बार सरकार बनाने के लिए तैयार है। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ज्ञानचंद गुप्ता साहब को आपने सुना। इस बातचीत को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक बार फिर से आपका शुक्रिया। जब चुनाव ख़त्म हो जाएंगे तो बहुत इत्मीनान से, बहुत सारे सवालों के साथ और इनकी बहुत, हम ये कहें कि राजनीतिक जर्नी हम एक बार फिर से हम आप लोगों तक पहुंचाएंगे। आपने इस बातचीत को सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई और जो आप इनसे सवाल पूछना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर भेजें। ज़रूर इनसे दोबारा मुखातिब होंगे, इनसे बातचीत करेंगे। राम राम।